हेलो गाइस। तो वेलकम आप सभी का हमारे जेबी इंस्टीट्यूट चैनल में। तो गाइस, आज मैं बहुत दिन के बाद आपके लिए एफएम का जो चैप्टर नंबर 6 है लीवरेजेस वो शुरू करने चाह रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो गाइस सॉरी कि इतने दिन के लिए कोई चैनल पे अपडेट नहीं रहा, कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि अभी जो नवंबर 23 इंटर का एग्ज़ाम था तो उसमें थोड़ा मैं बिजी था। तो जो गाइस अभी हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लीवरेजेस, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि गाइज जो हर अटेम्प्ट में उसका एक क्वेश्चन आता ही है, या फिर 5 मार्क्स का आता है, या कई बार 10 मार्क्स का भी आ जाता है। और ये चैप्टर इतना इजी है कि आप सिर्फ एक बार आप इसको अच्छे से देख लोगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है। इस बार के जो पेपर आए थे नवंबर 23 का जो एफएम का पेपर था, अगर उसमें मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन आया था लीवरेज का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, और वो भी कंपलसरी में क्वेश्चन आया था लीवरेज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है बी, जो फर्स्ट का बी पार्ट है, वो आया था 5 मार्क्स का लीवरेज का क्वेश्चन था। और ये इतना इजी क्वेश्चन था गाइस कि आप एक बार अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो आपको बाद में ये क्वेश्चन हलवा लगेगा। तो सबसे पहले गाइस हम चलो शुरू करते हैं लीवरेजेस को। तो गाइस जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा लीवरेज, वो क्या कहता है हमें, तो उसका बेसिक हम अगर शुरू करें तो जो लीवरेज है उसके हर क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, जिसका नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको? इनकम स्टेटमेंट। अभी उस इनकम स्टेटमेंट को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि हम जब प्रॉफिट निकालते हैं, जब हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? तो उसको हम निकालते हैं जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है, और उसमें से माइनस करते हैं हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो ये अगर हम इसको दोनों को माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। अभी गाइस देखो, टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे दो प्रकार की होती है। आप इसको जो है आपका जो कॉस्टिंग है उसमें आप इसको पढ़ोगे, इसमें जो मोस्ट ऑफ जो इस लीवरेज में चैप्टर में टॉपिक आएगा, वो आप कहीं ना कहीं जो आपके जो कॉस्टिंग है उसमें आपने पढ़ा होगा, और या फिर आप उस टर्म से थोड़ा फेमिलियर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो मैं आपको यहाँ पे टर्म पढ़ा रहा हूँ वो पूरा आपके लिए नया हो। तो अभी ये जो कॉस्ट है उस दो टाइप की होती है, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। और जो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो भी दो प्रकार की होती है। आप जो मैं आपको कॉस्टिंग में बता रहा हूँ वो चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर है वो वहाँ पे होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे वापस से। भाई जो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है वो दो प्रकार में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन कॉस्टिंग के लिए वहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ यही फिक्स्ड कॉस्ट को रहने दोगे। अब इसको दो प्रकार में कैसे डिवाइड होती है? एक तो होती है जो हमारी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी होती है हमारी फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अभी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है वो पढ़ते हैं। गाइस देखो, ऑपरेटिंग, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपरेशन के लिए जो हमारे बिजनेस में रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं जो फिक्स है, तो ये जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो जो रोज़मर्रा के बिजनेस के खर्चे हैं जो फिक्स्ड नेचर के हैं। अभी रोज़मर्रा के फिक्स्ड नेचर में कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपने कोई समझो जो रेंट पे ले रखा है कोई प्रीमाइसिस, तो उस प्रीमाइसिस का जो रेंट होगा, अगर आप प्रोडक्शन करो या ना करो तो उससे कोई डिपेंड नहीं होगा, आपको तो वो देना ही होगा। तो वो गया हमारा एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट, और वो ऑपरेटिंग है रोज़मर्रा की। कोई सैलरी है, वेजेस है, तो ये ऐसी कॉस्ट है फिक्स्ड वाली जिसको आपको देना ही होगा अगर आपने प्रोडक्शन किया या ना किया। अभी दूसरी आती है फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अभी फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? तो जो
अगर आपके बिजनेस में आपने कोई फिनेंस ले रखा है, जैसे कि आपने कोई डिबेंचर इशू कर रखा है, लोन ले रखी है, या फिर आपने कोई अलग से कुछ फिनेंस कोई कोई आउटसाइडर सोर्स से ले रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो या तो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड या फिर कोई इंटरेस्ट है ऑन डेप्ट, आपने कोई डेप्ट ले रखा है उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं फिनांसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये थोड़ा बेसिक था, ये अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो अभी हम आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे। इनकम स्टेटमेंट एक बहुत ही इजी है, जो आपको अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना अगर आ गया आपको, तो आपके लिए पूरा चैप्टर हलवा है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं गाइस, तो चलो उसके लिए मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बनवा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिखेंगे रुपीस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, जो हमने सेल्स की, वो कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ सेल्स। अभी सेल्स तो अगर आपने सेल्स किए तो मीन्स आपका वो पूरा तो रेवेन्यू होगा नहीं, आपकी कोई कॉस्ट भी होगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है टोटल रेवेन्यू, तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा सेल्स। ओके, अभी उसमें से मैंने यहाँ पे क्या माइनस किया है, यहाँ पे मैंने माइनस किया है टोटल कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है वेरिएबल और फिक्स्ड में। तो ये जो सेल्स है उसमें से हम सबसे पहले माइनस करेंगे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारा सेल लेवल अगर चेंज होगा तो उसके साथ साथ चेंज होती रहेगी। तो ये जो हमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया, तो जो आंसर आया ये वाला, इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं गाइस? कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। अभी आप पूछोगे कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन होता है जो सेल्स को, अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है कंट्रीब्यूशन, वो होता है कंट्रीब्यूशन। ओके, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, अभी बच गई फिक्स्ड कॉस्ट, अभी बच गई फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर बच गई तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे आफ्टर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। और वो भी कौन सी? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ना कि फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इसको हम EBIT क्यों बोलते हैं, चलो मैं आपको इसका थोड़ा एक ब्रीफ दे देता हूँ। अभी आप ध्यान से सोचो, जो हमारा यहाँ पे टोटल रेवेन्यू था, ये यहाँ पे आ गया सेल्स, उसमें से मैंने माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, तो आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी, ये वाली कौन सी? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आ गया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसको हम EBIT क्यों बोलते हैं? तो आप देखो, ये जो यहाँ पे आंसर आया, अर्निंग आई हमारी, इसमें से हमने ना कि अभी तक टैक्स को माइनस किया है, ना अभी तक हमने इसमें से जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यानी क्या? फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसको भी हमने अभी तक इसमें से माइनस नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं EBIT। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाए कि आप जब P&L बनाते हैं कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने रफ के लिए यहाँ पे एक PL अकाउंट बना दिया, यहाँ पे हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट समथिंग। और अभी आप यहाँ पे सोचो कि जब हम PL बनाते हैं
अकाउंटिंग में, तो हमारे पास जब एक आइटम होता है कि इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को हम पीएल के डेबिट साइड लिखते हैं, इंटरेस्ट को हम पीएल के डेबिट साइड लिखते हैं, और बाद में जो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आता है इस पे हम टैक्स देते हैं, इस पे हम टैक्स देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये इंटरेस्ट को माइनस किया है, हमने ये जो इंटरेस्ट को माइनस किया है, तो वो हमें टैक्स डिडक्टेबल है। टैक्स डिडक्टेबल है मीन्स जो इंटरेस्ट है वो हमारी टैक्स की सेविंग करवाता है। टैक्स की सेविंग कैसे? अभी समझो, अगर ये नहीं होता, इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होता, तो ये हमेशा अगर यहाँ पे देखो, इसको मैं आपको कोई वैल्यू लेके समझाता हूँ। इसको लेट्स से 100 ले लो, जो यहाँ पे इंटरेस्ट था वो 50 ले लो, और नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 50। अगर समझो यहाँ पे टैक्स रेट है हमारी 10%, तो हम यहाँ पे अगर हम हमारी यहाँ पे दो सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है वो है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और ये यहाँ पे हमारी है न्यू सिचुएशन। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जो हमें टैक्स देना है, यहाँ पे देना है, कितने पे देना है? 10%, यानी 5 रुपीज़ का टैक्स देना है। और अगर ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, अगर ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते, पीएल में आता ही नहीं, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाता 100। तो यहाँ पे हमें टैक्स कितना देना पड़ता है? इसका 10%, यानी 10 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ता। तो इसका लॉजिक क्या हुआ आप समझे हो गए? सी, अगर यहाँ पे हमने अगर इंटरेस्ट लिखा होता 50 का, तो ये हमारा हो जाता 50, और इंटरेस्ट जो है उसका अगर हम 10% से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 5। तो 5 रुपीज़ का जो टैक्स का सेविंग हुआ, हमारा टैक्स का सेविंग हुआ ना, सीधी तरीके से मैंने आपको इसको एग्जाम्पल से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इसका लॉजिक है कि हमने अभी यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे इसकी फिक्स्ड फिनांस कॉस्ट को, फिनांसिंग फिक्स्ड कॉस्ट को, ताकि ये इंटरेस्ट डिडक्टेबल है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे जो हमारा इंटरेस्ट है वो, यानी ये फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो, फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो। अगर यहाँ पे हमने माइनस किया तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा, अभी आप इसमें से इसीलिए आप भी कह सकते हैं कि ये जो आंसर है उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे ईबीटी। ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इसका नाम ईबीटी हमने इसलिए रखा क्योंकि ये जो है ईबीटी, इसमें से ना हमने अभी तक टैक्स माइनस किया है, इंटरेस्ट तो माइनस कर दिया, अभी टैक्स माइनस नहीं किया। तो अभी ये आया तो उसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स को, जो भी इसका रेट है वो। तो ये जो टैक्स माइनस हो गया आएगा, और ये जो आएगा उसको हम कहते हैं ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, अभी आप अगर सोचे हो तो देखो, आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी एंटिटी है, ज़्यादातर कंपनी है, मीन्स पूरी कंपनी है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड देती है। तो ये जो प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, सारा माइनस करके है आफ्टर टैक्स। तो ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट का क्या करती है? कंपनी जो प्रॉफिट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। एक तो होता है रिटेन अर्निंग, और एक तो होता है डिविडेंड। एक तो होता है रिटेन अर्निंग, एक होता है डिविडेंड। ये दो ही जो वेज है कंपनी प्रॉफिट को यूटिलाइज करती है। तो अभी ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो ये वाला प्रॉफिट है, वो ये वाला प्रॉफिट है। तो अभी इसमें से कंपनी क्या करेगी? ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है, या तो डिविडेंड देगी या तो रिटेन अर्निंग कर लेगी, उससे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। तो ये जो अर्निंग आएगा उसमें से सबसे पहले तो हम अभी भी माइनस करेंगे अगर प्रेफरेंस शेयर हुए। तो मैंने ये आपको जो केस बताया तो उसमें प्रेफरेंस शेयर मैंने अज्यूम किया था कि नहीं है। तो अभी अगर प्रेफरेंस शेयर हो गए तो हमें यहाँ पे हमें माइनस करेगा प्रेफरेंस का डिविडेंड। अभी यहाँ पे जो आएगा उसको हम बोलते हैं एनआई। एनआई यानी नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो इनकम अवेलेबल है वो,
तो इसके पहले जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया वो मैंने प्रेफरेंस को लिए बिना बताया था। अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो प्रेफरेंस को लेके बता रहा हूँ। तो ये जो प्रॉफिट है वो ये वाला प्रॉफिट है, NI वाला। तो इसमें से कंपनी वापस वही करेगी, या तो रिटेन अर्निंग रखेगी, या तो डिविडेंड देगी, तो उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि EPS यानी अर्निंग पर शेयर कैसे निकालें, तो उसके लिए आप सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि ये जो NI आया वो किसके लिए आया है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो EPS अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू NI यानी ये वाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पर शेयर की अर्निंग आ जाएगी, EPS आ जाएगा, पर शेयर की अर्निंग आ जाएगी। अभी गाइस इनकम स्टेटमेंट तो मैंने आपको पूरा बना दिया, ये सिर्फ इतना ही इनकम स्टेटमेंट है। अभी हम क्या करते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं साइड में ओपन रखूँगा और नोटबुक में आपको एक इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ, या फिर चलो नोटबुक के नहीं, यही जो फॉर्मेट है उसमें ये बोर्ड में ही आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको चलो एक एग्जाम्पल इनकम स्टेटमेंट का सॉल्व करवा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है, तो इस एग्जाम्पल से हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो चलो इसका हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो गाइस हमें एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या ढूंढना है, आपने अगर इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से एक बार एक्सप्लेन मैंने जो किया वो आपने समझ लिया है, तो आपके लिए ये बहुत ही एक इजी ट्रिक होगा। मीन्स ट्रिक तो नहीं कह सकते हम, बहुत ही इजी लगेगा आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने। तो चलो इनकम स्टेटमेंट का आप यहाँ पे फॉर्मेट देख लो, जो पहले फॉर्मेट था वो ही है। तो सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट में क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। तो इस एग्जांपल में देखो हमें सेल्स दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, 12% डिबेंचर है, 15% प्रेफरेंस शेयर है, और ये रहा सेल्स। तो इसको टिक कर लो अगर जो हमें चीज़ मिल जाए तो यहाँ पे है 20 लाख का सेल्स। अभी सेल्स में से हमें माइनस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे देखेंगे कि दे रखा है या फिर नहीं दे रखा। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। तो वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है, सेल्स के नीचे ही एक्जैक्टली क्या है, 60% ऑफ सेल्स। तो 60% क्या होगा, जो 20 लाख है उसका 60% अगर हमें निकालना है तो वो होगा 12 लाख। क्या होगा, 12 लाख। तो इसमें से हम इसको अगर माइनस करें अगर 12 लाख को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8 लाख। क्या मिलेगा, 8 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन में हमें उसमें से क्या माइनस करना है, यहाँ पे हमने दे रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग वाली माइनस करनी है। तो आप यहाँ पे थोड़ा देखो तो उसके नीचे हमें ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है, तो वो हमें दे रखी है 2,50,000। तो उसको अगर हम इसमें से माइनस करें तो हमें ये मिल जाएगा 5,50,000। अभी इसमें से हमें माइनस करना होता है इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे देखो हमें डायरेक्टली तो कोई इंटरेस्ट जैसा कोई फिगर नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो दे रखा है। इनडायरेक्टली कैसे दे रखा है गाइस, तो कि ये जो हमें डिबेंचर है उसका 12% का इंटरेस्ट है। अभी इसका 8 लाख जो है उसका 12% निकाल लो, इजी। 8 लाख का 12% निकाल लो जो कि होगा 96,000। 96,000 को अगर आप इसमें 5,50,000 में से माइनस करोगे ये हो जाएगा 4,54,000। अभी इसमें से माइनस करना है टैक्स रेट है यहाँ पे 30%, टैक्स रेट है यहाँ पे 30%, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30%। तो इसका 30% होगा 1,36,200। अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा ये होगा हमारा 3,70,800। अभी इसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंस शेयर भी दे रखे हैं और इसमें से इसका डिविडेंड का रेट भी दे रखा है। तो इसको हम माइनस करेंगे अगर 5 लाख का 15% तो हो जाएगा 75,000। अगर इसको हम माइनस करते हैं 3,17,800 माइनस 75,000 तो ये हो जाएगा 2,42,800।
2,42,800। और अगर आपको इसका EPS निकालना है तो EPS कैसे होगा, हमने बताया था NI 2,42,800 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर डायरेक्टली तो दे नहीं रखे, तो इनडायरेक्टली निकाल लेंगे। इनडायरेक्टली तो दे रखे हैं ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल इतना है और 10 रुपीज़ का एक शेयर है। तो जो हमारा इक्विटी शेयर का नंबर होगा वो कैसे निकलेगा, वो है 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी 50,000। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो 50,000 को, तो हमारा EPS हो जाएगा 2,42,800 डिवाइडेड बाई 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो ये हो जाएगा 4.856 समथिंग। ओके, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवा दिया इनकम स्टेटमेंट का, जिससे आपको इनकम स्टेटमेंट एक तरीके से इजी लगे बनाने में। तो इनकम स्टेटमेंट हम ऐसे बना सकते हैं पूरे इजी तरीके से, और इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा, इसकी जो हमने स्टार्टिंग की लीवरेज की जिस तरीके से, उसको अगर आपको अच्छा लगा, अगर मैं आपको जो पढ़ाने का मेरा तरीका है अगर वो आपको अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल जो है CBI इंस्टीट्यूट, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोस का अपडेट आपको आगे मिलता रहे। थैंक यू।